मानव में जीने के 4 आयाम। अभी जिंदगी किस चीज का नाम है ना? जिंदगी क्या है, ऐसे बहुत सारे गाने भी सुने होंगे, ऐसे बहुत सारे दार्शनिक बातें भी सुनी होंगी। तो जिंदगी का नाम है, 4 आयाम में जिंदगी है हमारी। एक अनुभव, विचार, व्यवहार और कार्य। कार्य को कई बार हम व्यवसाय भी बोलते हैं। ठीक है। तो जीने के 4 आयाम है। इसमें जो अनुभव आयाम है वो जीवन का सबसे गहरा आयाम है। उसके आधार पे विचार आयाम, विचार के आधार पे व्यवहार और कार्य। ठीक है। तो अनुभव और विचार आयाम जीवन में होते हैं और व्यवहार और कार्य आयाम मानव रूप में हम करते हैं। ये बात पहचानने की बात है। कार्य को शरीर के साथ करते हैं। हाँ, कार्य और व्यवहार शरीर के माध्यम से ही व्यक्त होता है। जैसे हम कोई व्यवसाय करते हैं, हम खेती करते हैं, तो शरीर के साथ ही करते हैं, शरीर के माध्यम से ही करते हैं, शरीर के साधन से ही करते हैं, है ना। व्यवहार भी हम करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, सेवा करेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, खाना खिलाएंगे, जो भी करेंगे एक दूसरे के साथ, इसमें भी शरीर का एंगेजमेंट है। विचार में शरीर का एंगेजमेंट नहीं। विचार तो हमारे मन में चलता है और उसके भी मूल में अनुभव है। अनुभव या तो अनुभव संपन्न होते हैं या अनुभव रिक्त होते हैं, है ना। तो जब अनुभव रिक्त होते हैं तो बिना अनुभव के जो विचार है वो अनियंत्रित विचार है, और ऐसे अनियंत्रित विचार के आधार पे कार्य और व्यवहार में हमें सुख नहीं मिलता है ना। इसको थोड़ा सा और विस्तार में आगे करेंगे। हाँ। इसमें अवधारणाएं कहाँ आएंगी? अवधारणाएं विचार आयाम नहीं आएंगे हमारी, है ना। अवधारणा ही वो सेतु है जो हमारे को अनुभव से जोड़ता है और नीचे विचार से जोड़ता है। अवधारणा परम ये जो हमारा चित्त के अंदर होती है अवधारणाएं, फाइनली चित्त के अंदर जो मूल स्वीकृति है उसको अवधारणा कहते हैं। अवधारणा का मतलब हो गया फंडामेंटल अजम्पशंस। परसेप्शंस को अनुमान बोला था। अवधारणा पे ऐसे सब है जो भी हमने गहरे में स्वीकार रखा है, जो हमारी हाँ। मूलभूत स्वीकृतियां हैं, वही अवधारणा है। वही अवधारणा, तो वो चित्त के अंदर, वो चित्त के अंदर होती है। हाँ जी, नहीं प्रेजुडिस नहीं है, फंडामेंटल अजम्पशंस। जैसे हम कोई भी चीज को समझने चलते हैं, उसको शुरू करने से पहले कुछ हम गिवन लेके चलते हैं जो हमारी प्रायर नॉलेज होती है ना। तो जैसे हम गिवन दैट ऐसे करके लिखते हैं तो शुरू करते हैं, तो वो जो गिवन दैट को हम अज्यूम करके चल रहे हैं, तो ये हमारी अवधारणा है पहले से। ये हमारी प्रायर नॉलेज के बेसिस पे होती है, हमारे पूर्व ज्ञान का जो निष्कर्ष है उसके आधार पे हम करते हैं। इट इज, अब हमारी जो अजम्पशंस है या हमारी जो अवधारणा है, आइडियली तो वो सच्चाई पे बेस्ड होनी चाहिए, पर सच्चाई पे बेस्ड नहीं है तो भी कोई अवधारणा होगी, तो वो मिसप्लेस्ड अवधारणा हो सकती है, अधूरी अवधारणाएं हो सकती है, अधूरी सच्चाई पे बेस्ड हो सकती है। भौतिकवादी अवधारणाएं भी अधूरी हैं और जो आदर्शवादी अवधारणाएं भी अधूरी। आदर्शवादी अवधारणाएं जैसे मैं आत्मा हूं, है ना, संसार माया है, या मोक्ष ही परम सुख है, ये सब अधूरी अवधारणाएं, है ना। ऐसे ही भौतिकवादी मैं शरीर हूं, संसार संसाधन है, भोग करना ही सुख है, ये भी अवधारणा है। तीनों ही अवधारणाएं और ये अधूरी है। ये अवधारणाएं हमारी अधूरी। एक मिनट पहले इधर बात करें फिर आते हैं। हाँ। अवधारणाएं जो अभी अधूरी हैं दोनों वादों हाँ। से जो हम जी करके देखे, हाँ। और हम निरंतर तृप्ति चाह रहे हैं, है ना, मैं चाह रहा हूँ तृप्ति। हाँ। और उसके लिए हम कुछ ना कुछ व्यवहार, कार्य और ये सब करते हैं। तो जो मानव का जो जीना है, जिसके लिए उसको संस्कार और अध्ययन, शिक्षा और वातावरण, तो इन सब का पूरा अगर उद्देश्य देखें तो वो जो अधूरी अवधारणाएं हैं उनको पूरा करना। हाँ, तो अध्ययन का उद्देश्य तो वही है, अध्ययन और अभ्यास। यानी अगर हमारा ये निष्कर्ष निकल के आता है कि हमने जो जीने का स्वरूप सोच रखा है ये हमारा अभी पूरा नहीं,
तो फिर हमारे को कोई चीज समझनी पड़ेगी, कुछ चीज हमें सीखनी पड़ेगी। इसके लिए हमें कोई अध्ययन अभ्यास करना पड़ेगा। अगर हमारा निष्कर्ष ये है जो हमें आता है ये पूरा ही है, फिर कोई अध्ययन अभ्यास की जरूरत नहीं है, जो आता है वो करते रहो। तो अगर आपको लगता है कि भाई जिस स्थिति में आप हो आज की डेट में ये पूरी नहीं है, तब तो अध्ययन अभ्यास करोगे ना। अपने अंदर का खालीपन तो दिखाई देता हाँ तो ठीक है। पर सबके हमेशा हमारी ऐसी स्थिति नहीं होती ना, या सबके साथ ऐसी स्थिति नहीं होती। किसी को लगता है कि नहीं मेरे को तो पता है तो क्या परेशानी है, हमें क्या परेशानी। ये प्रस्ताव उसके लिए है जिसको लगता है कि जो चल रहा है ये अभी पूरा नहीं, ठीक नहीं है, इसमें कुछ कम। जिसको लगता है नहीं बढ़िया तो चल रहा है, क्या परेशानी है इसमें, इसी को करने दो भाई हमें, तो क्या करो अच्छे से करो। इसलिए इसमें कहीं पे भी ऐसा करो ऐसा मत करो का कोई बात ही नहीं है ना। हम ये बोल ही नहीं रहे कि आप मतलब सुख के पीछे चलो या सुविधा के पीछे चलो, या वो आवेशित हो या नहीं हो, कोई भी तो बात हमने इसमें रिकमेंडेशन के रूप में नहीं दी है। हम ऐसा थोड़ा ना बोल रहे हैं कि आपको वो क्या कहते हैं सम आवेश में नहीं होना चाहिए, ऐसा भाषा बोली क्या नहीं। ये बताया कि जोश में हम यहाँ होते हैं और उसमें वहां होते हैं, तो दोनों में से आपको जो ठीक लगे उसको अपना लीजिए। एक क्वेश्चन है। हाँ। सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, या बुद्धि ने काम नहीं किया। हाँ। तो जो अवधारणाएं हैं वो तो चित्त के अंदर है, हाँ। है ना। तो फिर बुद्धि में चित्त उसका अवधारणाओं का भी निचोड़ बुद्धि में जाता है या यही ट्रांसफर? वो भाषा देखो, जो सामान्य तौर पे बुद्धि मन, अभी बोलते हैं मन में विचार हो रहा है, मेरे मन से विचार कर रहा है ना, सब बोलते हैं ना, कई बार क्लास में बोला। सामान्य भाषा में ये ठीक है, इसका कोई नहीं। पर जब हम अध्ययन के क्रम में आ गए तब हमारे को शब्द अनुशासन करना पड़ेगा, है ना। वो टेक्निकल भाषा में है ना, वहां पे फिर बोलेंगे वृत्ति में विचार होता है, मन में आशा होती है, ठीक है। तो फिर सामान्य लोग बोलते हैं तो फिर ठीक है ना। वो तो जीवन से अर्थ है, तुम्हारी बुद्धि काम, तुम्हारा जीवन काम नहीं कर रहा, मोटा मोटा ये बोल रहे हैं। हाँ हाँ, माइक ले लो। हाँ जी, हाइपोथेसिस अलग चीज है। हाइपोथेसिस का हो गया कि अभी हम किसी रूप में किसी चीज को प्रपोज कर रहे हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। हमें पक्का नहीं पता है पर हमें संभावना लगती है ऐसा हो सकता है। ये भी तुम्हारे प्रीजम्पशन हुए ना। हाँ, प्रिजम्पशन तो हो सकता है उसके अंदर, लेकिन हाइपोथेसिस का जो जैसे हम प्रस्ताव दे रहे हैं, सहअस्तित्ववाद जो एक हाइपोथेसिस है, सहअस्तित्ववाद एक हाइपोथेसिस है आपके लिए। इसको आप हाइपोथेसिस के रूप में, थ्योरी नहीं है आपके लिए, थ्योरी नहीं है, मेरे लिए थ्योरी। मैं इसको स्वीकार चुका हूं, देख चुका हूं, जान चुका हूं, तो मेरे लिए तो थ्योरी है। आप इसे एक हाइपोथेसिस के लिए तरीके से देखिए, उसको जांच परख के आपको पता चल जाएगा ये थ्योरी बनने लायक है कि नहीं है, ये नियम के लायक है कि नहीं। ठीक, अवधारणा को थोड़ा वैसे क्लियर कर दें। मान्यताएं हैं क्या अवधारणा? मूलभूत मान्यता है। क्या होता है, जैसे अभी आप कोई भी परिस्थिति को सोचने जाओ, आपके पास कुछ ना कुछ पहले की जो मान्यता है उसमें रहती ही है। सोचने से पहले कुछ मान्यताएं आप में बनी रहती है, उनके आधार पे आप सोचते हो। जो मौलिक आधार में आपकी मान्यताएं हैं उनको बोलते हैं अवधारणा। उनमें से 3 बिंदु आपके सामने रखे थे, जैसे मैं क्या हूं। अब आपने इस पे कभी सोचा हो या ना सोचा हो, क्योंकि आप समाज में जीते हो, इसके लेके आपकी कोई मान्यता बनी हुई है। किसी समय पे आप अपने को शरीर मानते हो, किसी समय पे आप अपने को आत्मा मानते हो, तो इसमें अवधारणा में आप घूमते रहते हो। कभी शरीर की अवधारणा है आपके पास, कभी आत्मा की अवधारणा। ऐसे ही कभी संसार को संसाधन के रूप में देखोगे, कभी संसार को मिथ्या के रूप में देखोगे। ऐसी सुख को कभी भोग के रूप में देखोगे, कभी करेगा कि नहीं मोक्ष के रूप में। ये इन अवधारणाओं में आप ऐसे घूमते रहते। एक शब्द का और मुझे वो है मूलक। मूलक क्या होगा, इसकी परिभाषा क्या होगी? हाँ, वो है जैसे हम बोलते हैं शरीर मूलक, जिसके मूल में शरीर है, ऐसी सोच। जैसे भौतिकवाद शरीर मूलक सोच है, शरीर को ही उसमें प्रधान मान लिया है, उसी को सब कुछ मान लिया।
या भौतिक वस्तु को ही भौतिक मूलक सोचोगे, भौतिक वस्तु मूलक सोचोगे, है ना। आदर्शवाद जो है ईश्वर मूलक सोच है, उसमें मूल में ईश्वर को देख के चलते हैं। तो मूल में जिसको, यानी जड़ों में जिसको, पूरे ढांचे के आधार में जिस वस्तु को रखा उसको बोलते हैं मूलक। ऐसे ठीक है। तो मानव में जीने के जो 4 आयाम हैं वो व्यवसाय आयाम, व्यवहार आयाम, विचार आयाम और अनुभव आयाम, या बाहर से अंदर की ओर। आयाम का मतलब हो गया हम 4 स्तर पे जीते, है ना। हाँ, लेवल्स कहते हैं, एस्पेक्ट्स लिख लीजिए, अंग्रेजी में लिखना है एस्पेक्ट लिख लीजिए, 4 डायमेंशन लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका महत्व क्या है, ये जानने की बात है। हम लोग सबके सब जिंदगी जीने के क्रम में व्यवसाय आयाम में सफल होने के लिए प्रयासरत हैं। हम में से अधिकतर लोग यही चाह रहे हैं। तो हम अपने प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, करियर, ऐसी भाषा जो बोलते हैं, इसका मतलब हम अपने व्यवसाय आयाम में सफल होना चाह रहे हैं और उसमें हमारे पास कुछ सफलता है भी, ठीक। पर इसमें सफल होने से भी तृप्ति नहीं आती। तो शेष क्या बचा हुआ है? एक और पक्ष है कि हमारा जो सबके साथ, हमारे परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ, हमारे अड़ोसी पड़ोसी के साथ, हमारे कुलूप के साथ हमारा जो व्यवहार है, हमारे जो संबंध है, इसमें भी हम संतुष्टि चाहते हैं। तो ये अलग प्रकार का क्रियाकलाप है, ये कार्य से अलग क्रियाकलाप है ना। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए अलग से काम करना पड़ता है, इसको हम बोल रहे हैं व्यवहार आयाम, ठीक है। इसमें एक दूसरे के प्रति जो हमारा भाव है, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हम उसके अंदर एक दूसरे को कैसे आदान प्रदान करते हैं, ये सब चीजें उसमें आती हैं, इसको बोलते हैं व्यवहार आयाम, ठीक है। फिर हमारा ये जो कार्य आयाम है और व्यवहार आयाम है, इसके मूल में हमारा विचार पक्ष है ना। हम सोच विचार करके ही व्यवहार करते हैं, सोच विचार करके ही कार्य करते हैं, ठीक है। अब जो सोच विचार का पक्ष है, उसके अंदर या तो हमको हमारी दृष्टि इतनी विकसित हो जाती है कि हमको सब चीजें ठीक से, अच्छा इस समय पे ऐसा करना है, इसके साथ ऐसा करना है, मेरे को जिंदगी में ऐसा करना है, समाज में भाग, ये एक चित्रण हम बनाते हैं अपने अंदर, जीने की एक योजना बनाते हैं, है ना। ये विचार आयाम का काम है। इसके अंदर योजना या तो अच्छे से बनी होती है या अच्छे से नहीं बनी होती। जब अच्छे से नहीं बनी होती तो किसी परिस्थिति में कुछ कर लेते हैं, तो किसी परिस्थिति में विचार कुछ चलता है तो कोई किसी प्रकार का कार्य व्यवहार कर देते हैं, किसी और परिस्थिति में विचार बदल जाता है तो किसी और प्रकार का विचार व्यवहार कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो विचार आयाम हमारा है, जब तक ये समृद्ध नहीं होता, जब तक इसमें स्पष्टता नहीं आती, तब तक हमारे कार्य व्यवहार में स्थिरता नहीं आती। तो ये महत्व है विचार आयाम का। इसी को हम बोलते हैं कि हमारे जो तर्क शक्ति है या बुद्धि है या समझ है, ये सब इसी के लिए नाम इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, विचार आयाम के। फिर आता है अनुभव आयाम। अनुभव आयाम है विचार आयाम का भी मूल में, उसके भी आधार वस्तु, यानी हमारे समझने के लिए जो तात्विकता है जीवन में, है ना, जो अस्तित्व को लेके, जो दार्शनिक पहलुओं को लेके, जो प्रकृति को, अस्तित्व को लेकर, जीवन को लेके जो तात्विकता है, इनको हमें जानना जरूरी है ना, जिसको हम स्पिरिचुअल सर्च कहते हैं कई बार। और जब तक इसकी तृप्ति नहीं होती, तब तक विचार आयाम की तृप्ति नहीं होती। विचार आयाम की तृप्ति नहीं होती तो कार्य व्यवहार अधूरे ही रहते हैं। तो अगर सफल जिंदगी जीनी है तो हमारे को अनुभव आयाम में तृप्त होना पड़ता है, उसके आधार पर विचार आयाम तृप्त होता है, उसके आधार पे व्यवहार आयाम, और उसके आधार पे कार्य व्यवहार, कार्य आयाम, ठीक है। इस क्रम से ये तृप्त होते हैं। अनुभव मतलब समझदार, समझदारी। तो पहले अपन को समझदार होना पड़ेगा, है ना जी। फिर उस पर समझदारी विचार करेंगे अपन, जी। विचार से व्यवहार में आएगा, जी। व्यवहार से कार्य में,
व्यवहार और कार्य में आएगा। ठीक है, बढ़िए। व्यवस्था। हाँ, बढ़िए। अब देखिए जो अभी क्या चल रहा है, जो हम पहले दिन से बात करें, शिक्षा किस काम के लिए, किस उद्देश्य के लिए अभी किस लिए चल रही है? व्यवसाय के लिए शिक्षा है ना अभी तो व्यवसाय के लिए दे रहे हैं। तो व्यवसाय आयाम में तृप्त होना चाह रहे हैं बिना समझदारी के, बिल्कुल। ये होगा क्या? नहीं होगा ना, नहीं है। तो अब व्यवसाय की शिक्षा को बनाए रखो, पर समझदारी की शिक्षा को जोड़ लो उसके साथ। इतने ही तो प्रस्ताव है। जब तक समझदार नहीं होंगे, जीने में पूरे नहीं पड़ पाएंगे। जैसे अपन कोई भी काम करते हैं उसमें पूर्ण तरीके से निपुणता नहीं मिलती बन। हाँ। क्यों? क्योंकि अपन समझदार नहीं। बिल्कुल। करते तो बहुत है, क्योंकि पहला पॉइंट है उस चीज को पकड़ते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अनुभव है, मैंने समंदर बनना क्या चीज मेन है, लेकिन आदमी क्या है व्यवहार में कार में जे पकड़ते उससे अधूरा रहता है काम। तो पहले चीज को अनुभव माना समंदर बनो। हाँ। विचार बनो उस चीज पे करो कि सही है गलत है। हाँ। फिर उसके व्यवहार में ऑटोमेटिक हर चीज व्यवस्थित तरीके से हो जाएंगे। हाँ। तो इसमें बस इतना ही ध्यान रखने की जरूरत है कि ये चारों आयाम में हम जीते रहते हैं। चारों, कभी हमें कार्य की में काम करना पड़ता है, कार्य तो रोज ही करना है, व्यवहार भी रोज करना है, और विचार भी रोज ही चलता है। ऐसा तो नहीं किस दिन बंद हो जाएगा। और अनुभव की आवश्यकता भी रोज है। तो चारों में साथ साथ काम चलता है इसमें। ऐसा नहीं है कि मैं पहले अनुभव करूंगा तब तक कुछ करूंगा नहीं, हाथ पीछे कर दिया, ऐसा तो होगा नहीं। खाना तो रोज खाना है, रोज खाना है, तो कुछ कमाना भी है, तो व्यवसाय चलेगा ही रोज। लेकिन अब उसको हम कोशिश करेंगे कि अभी जो समझ है, समझ के अनुरूप कार्य कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा, समझ जितनी भी अभी है उसके अनुरूप व्यवहार कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा, समझ को कैसे बढ़ाऊं अपनी, उसके लिए काम कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा। तो ये हम निरीक्षण परीक्षण करना शुरू कर देते हैं, अपने ही आचरण को जांचना परखना शुरू कर देते हैं। मेरे से कहाँ कमी छूट रही है, मैं कहाँ कमी छोड़ कर रहा हूं, मेरे को कौन सी बात समझ में नहीं आ रही, मेरा कौन सा व्यवहार कम पड़ रहा है। अब दूसरे मेरे को बताएं, इससे पहले मैं खुद ही को देखना शुरू कर देता हूं। इसको बोलते हैं स्वनिरीक्षण या स्वमूल्यांकन, स्वयं की जांच करना। तो जीवन विद्या में हम दूसरों की जांच नहीं करते हैं, अपनी जांच करते हैं। बहुत अच्छे है ना, बढ़िया बात है ना, बहुत शानदार। हाँ, जी भाई। समझदार का आशय किससे? समझदार का आशय हमने बोला था पहले दिन, यहाँ से शुरू की बात। समझदारी का अर्थ है मानव मानव संबंध में तालमेल, मानव प्रकृति में तालमेल। तो मानव मानव संबंध में तालमेल पूर्वक जीना ही समझदारी है, मानव प्रकृति संबंध में तालमेल पूर्वक जीना समझदारी। तो हमारी जो आधुनिक शिक्षा है इसमें भी सिखाया जाता है। सिखाया जाता है तो कोई परेशानी नहीं, सिखाया जाता है तो कोई परेशानी नहीं। तो फिर इसको जोड़ने की क्या आवश्यकता है जब उसमें ही सिखाया जाता है? आपको लगता सिखाया जाता है, हमें नहीं लगता सिखाया जाता है, इसलिए हम जोड़ रहे हैं। आप एग्जांपल देंगे कि जैसे कि क्यों नहीं सिखाया जाता, मतलब कैसे आपको पता चला कि नहीं सिखाया जाता है? हमको ऐसे पता चला कि परिवारों के अंदर संबंधों की निरंतरता नहीं चल पा रही है। परिवारों में जो संबंध है उसमें मतलब गिला शिकवा शिकायत इनसे भरे हुए हैं सारे के सारे। ये तो व्यवहार में होता ही रहता है। ऐसा मान लिया आपने, हमारा ऐसा मानना है व्यवहार में ये होने की चीज नहीं है। व्यवहार के अंदर परस्पर पूरकता और उपयोगिता होती है, परस्पर स्नेह होता है, प्रेम होता है, विश्वास होता है, ये सब होता है। शिकायतें नहीं होती हैं। शिकायत ना समझी वश, इसकी कोई शिक्षा नहीं है। तो इसमें शिकायत नहीं होगी। अगर इसको समझ जाएंगे तो नहीं होंगे, नहीं समझेंगे तो होंगे। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। कौन सा प्राणी सामाजिक नहीं है? चींटी सामाजिक नहीं है? हाथी भी, चींटी और हाथी के बीच में जितने प्राणी है सब सामाजिक है। ठीक है, तो सामाजिक प्राणी के लिए होता है ये। क्या होता है? संबंध में उतार चढ़ाव रहते हैं, ये जो व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। अभी तक ऐसा मानते हैं, बातें प्रचलित मान्यता है। हम बोल रहे हैं ये पूरा नहीं, ये पूरा नहीं है, अधूरा जीना है। समझदारी पूर्वक, इसी को तो समझना, इसी के लिए तो पूरा शिविर लगा, वही तो सब बातें बताई जा रही। स्वयं को मानव का अध्ययन, जीवन ज्ञान, मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान, सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान, इसको समझने से पूरा।
समझदारी की आपने पूछा ना क्या है, तो एक बताया मानव मानव संबंध में तालमेल पूर्वक जीना समझदारी है। मानव प्रकृति संबंध में तालमेल पूर्वक जीना समझ, एक परिभाषा है। दूसरी हमने दी थी दूसरे दिन कि सह अस्तित्व में जीना समझदारी है। ठीक है। तीसरी हम आज दे रहे हैं चौथे दिन पे कि जीवन ज्ञान, सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान को समझकर प्रमाणित करना समझदारी। ये है समझदारी। 3 तरीके से बता दिया। अभी रोज एक एक तरीका बताता रहूंगा, 5-6 तरीके से इसको बता देंगे। एक और तरीके से बता देता हूं, आज ही बात हुई थी। बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम के अनुरूप जीना समझदारी। प्राकृतिक जीवन में जो आपने बताया था आवर्तीशील, हाँ, प्राकृतिक नियम में आवर्तनशीलता, और इसको उदाहरण उसमें पूरा आवर्तनशीलता का मतलब होता है सब कुछ एक दूसरे से चक्रीय विधि से जुड़ा है। तो उसका जब हम ध्यान रख के चलते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे को पेड़ की लकड़ी चाहिए, पेड़ को काटेंगे तो पेड़ मर जाएगा, है ना। इसमें क्या आवर्तनशीलता हुई? तो हम क्या करते हैं, तो हम पेड़ों को पालते हैं। तो हमको जितने पेड़ों की लकड़ी चाहिए उससे ज्यादा पेड़ों को पालते हैं, ठीक है। और जितनी लकड़ी चाहिए उनको ले लेते हैं, कुछ पेड़ों को बनाए रखते हैं हमेशा। तो हमारे पास हमेशा लकड़ी आती रहती है और पेड़ भी बने रहते हैं। आवर्तनशीलता होगी, है ना। अभी क्या करते हैं, पेड़ों को पालते नहीं, काट देते, बस काटते हैं। तो पेड़ों का जंगल कटता जाता है, कम होता जाता है। फिर बोलते हैं हाय प्रदूषण हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मानव प्रकृति में संबंध यही है जी, आवर्तनशीलता। मिट्टी के साथ करो, उसकी आवर्तनशीलता पहचान लो, जैसे पेड़ के साथ पहचान ली, है ना। जीव जंतुओं के साथ कर रहे हो काम, उनकी आवर्तनशीलता पहचान लो। उनके साथ मानव के साथ जी रहे हो, उसकी आवर्तनशीलता पहचान लो। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है सर बात। बिल्कुल सही हो रहा है सर, बिल्कुल सही बात हो रहा है। हाँ, जिसको छू जाती है उसको लगती है सिंपल, उतना ही है। क्या है अभी सेटल नहीं हुई ना, उससे पहले कोई प्रक्रिया होती है अपने आप। जैसे सर अभी भैया जी ने बोला है ना जी बात, हाँ, जी बात अधूरी सी लग रही है, क्योंकि बात आई है, एक मेन पॉइंट तो यही है ना जो आपने समझाया। हाँ। कहीं भी यहाँ आदमी पे घूम के कहीं भी जा, लेकिन पकड़ भी यही आएगा। इतना ज्यादा क्यों क्लेम करें? देखो, हमें लगता है कि हमें बोलना उतना चाहिए जितना अधिकार है, उससे थोड़ा कम ही बोलना चाहिए। अभी जो समाज है उसमें क्या होता है, जितने अधिकार में होता है उससे कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, ठीक है। हम तो यही बोलते हैं, जो समझना चाहेगा उसको समझ में आ जाएगा, वो उसको प्रयोग करके देखेगा, सफल हुआ तो खुशहाली है, नहीं तो जो कर रहे हैं वो करते रहो, क्या परेशानी, कोई प्रॉब्लम अपने को प्रॉब्लम। ये ताकत कहां से आती है हमारे ऐसी बोलने की? ये ताकत आती है क्योंकि इससे पैसा नहीं जुड़ा है। तो आप इसको अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे, इससे हमारी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ेगा पैसे के रूप में। हमारी जिंदगी में फर्क ये जरूर पड़ेगा कि आप इसको अपनाएंगे तो हम एक वातावरण को बनाएंगे जिससे धरती पे सुधार होगा। ये आप भी चाहते हैं। तो आपको हो सकता है हमारी बात अभी जीने योग्य ना लगे, लेकिन आप हमारा विरोध नहीं करो तो दोस्ती बनी रहेगी। बढ़िया, बनी रहे सर दोस्ती तो और अच्छी है। तो इसमें कोई ऐसी झंझट वाली बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़े। बिल्कुल सर, तो मानव के 4 आयाम समझ में आ रहे हैं जीने के। मानव में जीने के 4 आयाम है, हमें चारों में सफलता चाहिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति है जो एक आयु के बाद ये चेष्टा कर रहा होता है कि उसका कार्य जो है वो उसमें सफल है। इसका प्रमाण क्या है? किसी भी व्यक्ति को आप बोल के देखिए, यार तुम्हारा काम ठीक नहीं, कैसा लगता है? स्वीकार नहीं होता ना। या किसी को बोल के देखिए
तुम्हारा व्यवहार कम है, कमजोर है थोड़ा, कैसा लगता है? स्वीकार होता है या तुम समझ नहीं पाए हो? तो क्या मतलब है? इससे क्या इंडिकेशन आ रहा है? इससे इंडिकेशन आ रहा है कोई भी व्यक्ति एक आयु आने के बाद वो चाहता है उसकी पहचान इस रूप में हो कि मेरा काम भी ठीक है, व्यवहार भी ठीक है और मेरा सोच विचार भी ठीक है। ये हमारी चाहत है, ये हमारी आवश्यकता है। तो अब देखिए रोजमर्रा की जिंदगी की कुछ घटनाएं देखिए। हम काम बढ़िया कर रहे होते, मान लीजिए काम में हम बहुत अच्छे हैं, पर घर में व्यवहार हमारा भी ठीक नहीं हुआ है। तो घर वाले बोलते हैं भाई तुम काम तो ठीक है पर ये जिम्मेदारी तो पूरी नहीं कर रहे हैं ना। तो हमको बड़ा परेशानी होती है, यार मैं काम तो इतना अच्छा कर रहा हूँ फिर भी हमें समझ में नहीं आता परेशानी क्या हो रही है। वो काम की शिकायत नहीं कर रहे हैं, वो व्यवहार आयाम में आप पूरे नहीं पड़ रहे। आपने एक आयाम को ठीक कर लिया पर दूसरा आयाम छूटा हुआ है, इसको ठीक करना ही पड़ेगा। ये छूटा हुआ है हमारा। फिर विचार आयाम आता है। विचार आयाम का सबसे ज्यादा जो क्रियान्वयन होता है वो होता है अगली पीढ़ी के साथ। आपके घर में जो अगली पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, अब आपको लगता है कि वो आपके अनुरूप चले, आप उनको चाहते हो कि आपके मार्गदर्शन में चले, और मार्गदर्शन में चलने के लिए वो आपसे प्रश्न करते हैं, आप उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं देते, तब आपको छटपटाहट होती है। अगर वो शिष्ट होते हैं तो चुपचाप अपनी पतली गली से कोई और रास्ता निकाल लेते हैं, आपको कुछ कहते नहीं है। और शिष्ट होते हैं तो आपके मुंह पे जवाब दे देते हैं। ये घर घर में चल रहा है। इसका मतलब क्या निकल के आया? इसका मतलब निकल के आया विचार आयाम में अभी हम परिपूर्ण नहीं है। और जब तक विचार आयाम परिपूर्ण नहीं होगा हम अगली पीढ़ी का मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे, हमारा कार्य व्यवहार में भी कमी रहेगी। और इस सब को पूरा करने के लिए अनुभव आयाम हमारे को आवश्यक है, इसमें परिपूर्ण क्रम से होगा। वो कैसे होता है उसको थोड़ा आगे बताएंगे। अभी जितनी बात हुई इसको लेके आप लोगों को कुछ बोलना हो, पूछना हो तो बताएं। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस हुआ या फिर? हाँ, अभी के लिए एक्सपीरियंस शब्द ले लीजिए, रियलाइजेशन लेते हैं हम नॉर्मल। जी, अनुभव के साथ साथ हमारी अवधारणाएं बदलेगी। जी हाँ, वो अभी दिखाऊंगा। अभी अगले उसमें वही सब बातें हैं। हाँ, जब अवधारणा बदलेंगे सर तो वो तो चार करने की जरूरत नहीं। ये कहीं में कदा हम समंदर बन जाए तो वो तो स्वाभाविक रूप से हो जाएंगे सभी। समझदार होते हैं अनुभव आयाम में, ठीक है ना, उसका प्रभाव बाकी तीनों में आता है। अब कोई काम करता है, मान लो कोई कृषि करता है या कोई कुम्हारी करता है, मान लो, तो बहुत बढ़िया बर्तन बनाता है मिट्टी के, पर इसका मतलब नहीं वो समझदार हो गया। हो सकता है वो अपनी बीवी को पीटता हो। कार्य अच्छा करने का मतलब व्यवहार अच्छा करना जरूरी नहीं है ना। मतलब कि चारों सही तरीके से होना चाहिए। जी जी। अच्छा, बहुत बढ़िया कारीगर है पर अपने बच्चे को समझा नहीं पा रहा कैसे इसको करें, इसकी क्या आवश्यकता है। अभी देखो इतने अच्छे अच्छे हमारे यहाँ कारीगर होते थे, उन सबके बच्चे उस कारीगरी को छोड़ के किसी और काम में जा रहे। ये भी झंझट नहीं है कि कमाई नहीं है। मैं तो जानता हूं ऐसे बहुत सारे तरखानों को, प्लम्बरों को, इलेक्ट्रीशियन को और अलग प्रकार के काम करने वालों को, जिनको लोग आते हैं दूर दूर से ढूंढते कि हमारा काम करके दो, और खूब पैसा कमाते हैं, पर उनके बच्चे वो नहीं स्वीकार कर उसका। अच्छा, उस महत्व को वो समझा नहीं पा रहे, छटपटाहट उनमें भी है कि हमारे काम को नहीं अपना रहे हमारे बच्चे। तो ये जो बात है, हम जो कर रहे हैं, जो हम जैसे जी रहे हैं, इसके किसी भाग को अगली पीढ़ी देख के उसके प्रति गौरव महसूस करे, उसको अपनाए, किसी अंश में तो अपनाए, ये भाग हमारे अंदर है। एक मूल्य होता है गौरव,
उसकी बात करेंगे जब मूल्यों की बात करेंगे, उसमें ये स्पष्ट होगा गौरव क्या चीज है। अनुभव को थोड़ा सा और हाँ, अभी पूरा खोलेंगे अनुभव को। अनुभव आयाम है अस्तित्व की सहज जो तात्विकता है, इसको जान लेना। जानने का जो परिपूर्णता है उसको अनुभव कहते हैं। हमने जानना मानना कहा था ना, तो हर चीज के आधार वस्तु को जान लेना, इसको कहते हैं अनुभव। यानी ज्ञान संपन्न हो जाना, इसको अनुभव को अनुभव ज्ञान भी कहते हैं, अनुभव ज्ञान। इसको और विस्तार में बढ़ा देते हैं। ये विचारों को लेकर अक्सर मतलब पेरेंट्स और बच्चों में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। हाँ, जनरेशन गैप कहते हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका कारण यह है कि विचारों में जो परिपूर्णता के अभाव में और व्यवहार में परिपूर्णता के अभाव में ये घटना घटती है। तो जैसे सपोज करिए कि हमने यहाँ पे सेशन शिविर किया, हमारे पेरेंट्स ने नहीं किया, तो उनके साथ सामंजस्य कैसे विचारों का बनाया जा सके? विचार देखिए, उनके साथ सामंजस्य बनाने के लिए पहले व्यवहार पे काम करना पड़ेगा। और अगली पीढ़ी का जो पिछली पीढ़ी के साथ जो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, वो होती है उनकी सेवा करना। उनकी अच्छे से सेवा की जाए, उनका ध्यान रखा जाए, उनके प्रति जो जिम्मेदारी है उसको पूरा किया जाए। जब ये कुछ समय तक आप करते हैं, तब वो आपको सुनने की स्थिति में आ पाते हैं, नहीं तो वो आपको बताने की स्थिति में ही रहते हैं। आपके आचरण में कोई सफलता को देखेंगे, कोई प्रमाण को देखेंगे, तभी आपसे सुनने समझने की स्वीकृति उनमें बनेगी। आप पहले समझाना चाहते हैं, ये नहीं चाहते। तो एक तो आपको अपने व्यवसाय में सफल होना पड़ेगा उनकी दृष्टि में, क्योंकि उनको लगता है उनकी जिम्मेदारी है आज के संसार में तुम व्यवसाय में सेटल हो जाओ। वही बोलते हैं पैरों पे खड़े हो जाओ। तो व्यवसाय में अगर नहीं हो तो कुछ नहीं सुनने समझने वाले, तो नालायक हो आप। ठीक है ना? वो तो है। उसके साथ साथ व्यवहार में भी आपको उनके साथ संतुलन पूर्वक रहना, तब तो आपको कहीं खिड़की बनती है, खुलती है, जिसके अंदर से वो आपको कभी सुन पाए। ठीक है ना? भैया इस पे एक अनुभव था मेरा। हाँ बताए, जब हमने माइक लो और क्या। तो गौरव ने कहा कि आपने जो बताया कि एक विश्वास होना चाहिए, उस व्यवहार से वो आप जब दिखाएंगे। तो जब हमने गौशाला बनाई तो हम कई सालों तक माता पिता जी को नहीं बता पाए, हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी, क्योंकि गांव में भाई उनको तो ये लगता है कि ये उनके लिए तो ये तो बैक फुट पर आना है, कोचिंग से गौशाला गाय पालना, और अपने गांव नहीं गए कि गाय, जब वो कहा जाता था कि गांव जाना तो वहां से तो बच गए थे। लेकिन जब हमने प्रोसेसिंग वाला काम शुरू किया और अनाजों को प्रोसेस करके उनको पता चला कि इस तरह का कोई काम है, और उनको बुलाया एक बार कार्यक्रम करके, आए पापा, और उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग आए हैं जो उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। तब जा करके हमारे घर में कुछ स्वीकृति बनी, और अब इतना समय हो गया, मुझे करीब 10 साल हो गया है, तब जाकर के कोई स्वीकृति बनी है कि कुछ थोड़ा बहुत वो हमको कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये सामान, ये हाथ वाली दाल ले आना, वो भी बहुत कम मात्रा में ही कहते हैं, अभी भी पूरी तरह से उसे स्वीकार नहीं कर पाए। तो समय तो लगता है उनको कुछ। देखिए, उनकी सोच समझ से आपको जो करना चाहिए था, या आपका जो वो क्षमता को पहचानते थे, आप उसके मुकाबले काफी छोटा काम कर रहे हैं उनके नजरिए। तो थोड़ी तो परेशानी होगी, दुख होता है। समय देना चाहिए, समय देना चाहिए, व्यवहार में परिलक्षित होना चाहिए। हाँ, वो तय करेंगे क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। कई बार होता है, पर सही बात है, उसके लिए काम तो कुछ करना पड़ेगा। कोई ना कोई तो आपको संतुलन बिंदु पहचानना पड़ेगा उनके साथ। कुछ अब वो पूरक हो गए। हाँ, अब वो पूरक हो गए हमारे काम। बढ़िया, तो स्वीकृति बन रही है। मैं भी जब IIT से निकला और गांव चला गया, मेरे पिताजी आए थे मेरे पास, बोले तुम उल्टी गंगा बहा रहे। मैंने बोला क्या उल्टी गंगा बहा रहे?
बोले मैं अपने क्षेत्र में पहला व्यक्ति था जिसने डबल MA किया था और शहर गया था, और अपने 2 भाइयों को लगे, गांव से 8 लोग और को मैं शिक्षा दिलाई, और तुम दिल्ली शहर छोड़ के तुम गांव में जाके बसे। उनकी शिकायत ये थी। तो मैंने कुछ समझाने की कोशिश की, कुछ काम नहीं करता। फिर बाद में उनकी सेवा करके सब कुछ करके फिर उन्होंने देखा क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। फिर कुछ साल मैंने नौकरी भी करके दिखाया। तो मैंने देखो मैं नालायक नहीं, मेरे को नौकरी मिल जाती है अच्छी खासी, पैसा भी अच्छा मिल जाता है, तो थोड़ा संतुष्ट हो। और उनकी पीड़ा तो थी, वो लोग जिसको मान के चले हैं IIT बड़ा संस्थान, उससे अपेक्षा नहीं होती। हाँ, उनको वो आपका जो क्षमता है, अगर मान लीजिए मैं नालायक होता पढ़ाई लिखाई में तो वो अलग उसके चीज़ बाद है। ये करता तो फिर भी ठीक लगता, चलो कम से कम कुछ तो कर रहा है, ठीक था। समस्या वही है। वही IITian को उस समय पैकेज मिलता है, हम लोगों के तो माइंड में हमेशा रहता था कि है ना कि जो सब आपकी क्षमता है आपके माता पिता की आंखों में, उससे आप कम कर रहे हैं, ये उनकी पीड़ा है। एग्जैक्टली। यहाँ पे तो काफी बैठे होंगे जिनकी ये दुखती रगे। अंदर अंदर तो सबकी हालत वही है है ना? हम भी 2 साल से वही चीजें फेस कर रहे हैं। बिल्कुल वही तो। IT इंडस्ट्री छोड़ के आने का मतलब कि देखिए, इसको तो आप कभी उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे कि जो काम आप कर रहे हो उससे वो तृप्त नहीं होंगे, पर आपके व्यवहार से हो जाएंगे, क्योंकि व्यवहार हमेशा व्यवसाय से अधिक है। उसमें खूब सेवा की। और मैंने भैया ये भी देखा है कि जब जब उसका प्रमाण दूसरों से उनको मिलता है, हाँ। तो ज्यादा कोई सेटिस्फाई दूसरा होते कह हैं। देता है कि वो आपका लड़का है क्या, तब तो बड़ा तेज प्रभाव है। भैया संसार स्वीकार रहा है, उनको तो भ्रम होता है कि संसार नहीं स्वीकारेगा, और स्वीकारने लगता है तो लगता है कि चलो ठीक है भाई। बड़ा अच्छा काम कर रहा है। चलेंगे एक दूसरे के घर में। जी भैया। आइडिया बुरा नहीं है। आपने भी कहा कि कार्य से नहीं इम्प्रेस होंगे, हाँ। तो व्यवहार से इम्प्रेस हो जाएंगे। मतलब क्योंकि कार्य तो आप वो कर रहे हो जो उनको लगता है आपके पोटेंशियल से कम है ना? आप उसमें सफल होंगे, आपकी सफलता को भी मान लेंगे, लेकिन इम्प्रेस नहीं होंगे, क्योंकि बोलता है आप इसके लिए नहीं, आप तो किसी और चीज के लिए बने हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि मानव के 4 आयाम होते हैं, हमें चारों आयाम में निपुणता चाहिए या हाँ, सफलता चाहिए। सफलता चाहिए। अगर कार्य में सफल नहीं है तो व्यवहार से कैसे उसको पूरा कर सकते? ये क्या कह रही है बात, किस मुद्दे पे हो रही है? ये बात हो रही है हमारे पेरेंट्स के नजरिए में हम कहाँ सफल हैं, कहाँ असफल हैं। ये हमारे नजरिए की बात नहीं हो रही, पेरेंट्स के नजरिए। हम तो अपने कार्य में सफल हैं ना, हमारे मूल्यांकन में हम अपने कार्य में सफल हुए बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम हर मनुष्य की आवश्यकता है कि वो अपनी नजरों में व्यवसाय में सफल हो, और व्यवहार में भी सफल, व्यवहार में भी सफल हो, विचार में भी और अनुभव में भी। ये मूल बात। हम ये बात चल रही है परिवार की स्थिति की। परिवार में माता पिता को लगता है काम जो कर रहा है ठीक है, जो कर रहा है, लेकिन ये तो इससे अच्छा कर सकता है, पता है इसकी तो ऐसा था वैसा था, इसकी तो ये चीज। तो परिवार को व्यवहार से कंपनसेट कर सकते हैं। क्योंकि वो उनकी नजर इधर उधर दौड़ती है, उनको कंपेयर देखिए वो आता कहाँ से है। उनके आसपास के लोग हैं, Society। उनके बच्चे जो होते हैं वो व्यवसाय अच्छा कर रहे होते हैं आप उनके बच्चे से, तो वहां से तो पीड़ा आ रही होती है। लेकिन जब व्यवहार से तृप्ति होती रही होती है तो ये भी दिखता है कि दूसरों के बच्चे वो व्यवहार नहीं कर पा रहे। तो विद्या से जुड़े हुए परिवारों में जो मेरा सर्वेक्षण हुआ उसमें ये बात निकल के आई कि जो व्यवहार से तृप्त होते हैं तो उस कमी को फिर वो छोटी पड़ जाती है। विचार और अनुभव तो खूब पर्सनल चीज है जी विचार अपने से नीचे वाली पीढ़ी के लिए है। हाँ, उसको मतलब विचार का आयाम के कई उसके एस्पेक्ट से एक एस्पेक्ट है कि समझाने के वक्त इसकी जरूरत पड़ती है। आपकी जितनी स्पष्टता होती है उतना अच्छा समझा पाएंगे। तो ये सिर्फ नीचे को किसी को भी अपने माँ पिता को भी आप
बेहतर समझा सकते हैं। उनकी समझते सुनने की नहीं ना। स्वीकृति कहाँ होती है? समझते कहाँ? समस्या तो वही है। अगर आ गई है तो बहुत अच्छी देखिए, बात है। समझाने के लिए एक ही नियम है, जो समझना चाहता है उसका आप सहयोग करते हो। इसको चाहो तो नाम दे दो समझाना, पर उसके अंदर जो की फैक्टर है, जो समझना चाहता है, उसका आप सहयोग करते हो। आप समझाते नहीं हो किसी को। इनिशिएशन तो उधर ही से है, लर्नर के एंड से, एजुकेटर के एंड से नहीं है। जब आप ये मान लेते हैं कि अगले में आपसे बेहतर समझ है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, हाँ तो आप समझने को तैयार हो जाते हाँ बिल्कुल। हैं। उसमें उम्र का, रिश्ते का कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वो आपके व्यक्तित्व पे है ना, कि आप इतने खुले हैं कि नहीं हैं। अभी तो सारा का सारा खेल उम्र का मानते हैं। माता पिता को लगता है कि पूरी उम्र बच्चे हमारी आज्ञा पालन करें, इस मानसिकता से होते हैं ना। हाँ, कहीं पे हो सकता है खुले हों माता पिता, मैंने कई जगह देखा है। उस खुलेपन वाले में कई समस्या नहीं, वो अपने आप ही प्रस्तुत हो जाते हैं। मेरे शिविरों में 80-80, 90-90 साल के लोग भी आए हैं। यहाँ पे भी काफी बुजुर्ग लोग होंगे जो बैठे, जो मेरे से आयु में अधिक। लेकिन इधर हम आयु से नहीं चल रहे हैं ना, यहाँ पे तो हम इससे चल रहे हैं कि भाई कोई बात बताई जा रही है और मेरी आवश्यकता मैं सुनना चाहता हूँ। घर परिवार की स्थिति अलग होती है थोड़ी सी। आपकी हो सकती है ओपननेस कि आप अपने बेटे से सुन सकते हैं, उसको किसी क्षेत्र में पाए, है ना। लेकिन सभी परिवारों में हो ऐसा जरूरी नहीं, अधिकतम में नहीं होता। हाँ ठीक है, वो आपके परिवार के उसमें होगा, कल्चर में होगा। आवश्यक चीज है, अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसा, पर अभी अभ्यास में नहीं। तो वो तो हम सतर्कता के लिए कह रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे कि कभी वो सहयोग नहीं करना है। वो पूछे तो बिल्कुल समझाइए, बिल्कुल बताइए, सहयोग करिए। वैसे तो नीचे वाली पीढ़ी भी नहीं समझनी चाहती। वो तो है ही है अभी तो समझना कोई नहीं चाहता। They are smarter than us. हाँ, हर कोई एक दूसरे को समझाना चाहता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो समझना चाहता है आपसे, उसका सहयोग मेरा करिए। डिफरेंस ये, कंफ्यूजन ये है, इसमें उम्र और पीढ़ी का कुछ नहीं। हाँ दो ठीक, इंडिविजुअल के बीच में हाँ समझना चाहता है तो सब समझा। आइडियली नहीं है पर प्रैक्टिकली है। अभी देखने में जो ऑब्जर्वेशन में आएगा, आप अभी सब जितने लोग बैठे उनसे पूछ लीजिएगा, अधिकतर लोगों को यही होगा कि जो हमसे बड़ी पीढ़ी है वो हमसे सुनना समझना नहीं चाहती। कहते कि हमें ज्ञान सिखा रहे हो। छोटी पीढ़ी भी नहीं सुनना चाहती। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितना बड़ी पीढ़ी नहीं सुनना चाहती, उतनी छोटी पीढ़ी भी नहीं सुनती। वो भी है, वो भी फैक्टर है। और छोटे कहते गाना के नया युग है। अभी तो देखिए क्या है कि 14-15 साल की उम्र आते आते तक हर मानव संतान में निष्कर्ष आ जाता है कि वो समझदार है, चाहे वो समझदार हो या ना हो। और उसका बाप बेवकूफ। वो उसके साथ जुड़ी हुई बात, बाप ही नहीं पूरा संसार बेवकूफ लगता है। आप हम सभी गुजरे हैं उस स्थिति में से, मतलब ये किसी और की बात नहीं हो रही। मतलब ये ऐसे जितने भी हंसी मजाक है, बस इसमें ये ध्यान रखा जाए, इसमें केंद्र में आप और मैं ही खड़े हैं। कई बार बातचीत में ऐसा लगता है हम जैसे किसी आज की किसी समाज के ऊपर कमेंट कर रहे हैं या किसी और पे कमेंट, वो नहीं, अपनी बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भैया? माइक दीजिए पीछे। वैसे सर ये हम अभी जितने माइक थोड़ा सा दूर करें, थोड़ा सर अभी जितने टॉपिक पे बात किया है जी, अभी सारे बातों से मुझे यही लग रहा है कि अभी जो भी सर बता रहे थे, आप भी बता रहे थे, तो हम अगर अपनी आने वाली पीढ़ी को बदलना चाह रहे हैं, उनके मन मस्तिष्क में ये बात डालना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके सिलेबस में ये चीज आनी चाहिए।
ठीक है, तभी बदलाव आएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लेकिन उसमें वो अगली पीढ़ी भी स्मार्ट हो गई है ना, तो बोलती है आपने अपने में क्या बदलाव लाया इसको लेकर। ये भी चिंता का विषय है। ठीक है ना। तो देखिए, जो सुधरा हुआ है वही सुधरने का प्रस्ताव दे सकता है। तो अपने अपने प्रमाण के आधार पे, अपने एग्जाम्पल के आधार पे ही आप किसी को प्रेरित कर सकते अपने एक्सपीरियंस पर, हैं, एक्सपीरियंस। तो अगर बच्चों को समझाना है तो आपको प्रमाणित होना ही पड़ेगा। मतलब खुद सिलेबस बनना पड़ेगा। जी, बिल्कुल सही बात है, खुद ही सिलेबस बनना पड़ेगा, नहीं बनना होता है। इससे कम में नहीं चलेगी बात। अभी क्या है, अभी प्रचलन है, खुद समझे नहीं है दूसरों को समझाते हैं, खुद सीखे नहीं है दूसरों को सिखाते, ये चलता है अभी। नागराज जी एक बार मैनेजमेंट की परिभाषा दे रहे थे, बोल रहे थे जो बिना किए कराता है, जो बिना सीखे सिखाता है, तो जो बिना समझे समझाता है वो है मैनेजर। मैनेजर प्रबंधक। बाल बाल ठीक है जी, तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। मानव में व्यवहार आयाम एवं कार्य आयाम शरीर के माध्यम से व्यक्त होते हैं। व्यवहार आयाम मानव मानव संबंध में और कार्य आयाम मानव प्रकृति संबंध में क्रियान्वित होता है। मानव में अनुभव आयाम और विचार आयाम जीवन में होते हैं। विचार आयाम के आधार पर ही व्यवहार आयाम व व्यवसाय आयाम व्यक्त होते हैं। जागृत अनुभव आयाम की रोशनी में ही विचार आयाम समाधानित होता है। अनुभव आयाम में जागृति अध्ययन पूर्वक ही संभव। अध्ययन की बात हमने की थी, शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु पहचानने। अध्ययन का सिलेबस बता दिया, जीवन ज्ञान से अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, ये इसका सिलेबस है। उसके अंदर हम शब्दों से शुरू करेंगे, उससे शब्दों से अर्थ, अर्थ से वस्तु को पहचानना है, उन तीनों ज्ञान के। ये है अध्ययन, इससे बनेगी समझदारी, उससे होगा अनुभव, अनुभव से होगा विचार समाधानित, उससे होगा आपका व्यवहार न्यायपूर्ण और कार्य संतुलित। ये मूल जीने का उद्देश्य और कार्य है। सर, जो विचार आयाम के आधार पर ही व्यवहार आयाम और व्यवसाय आयाम व्यक्त की जाती है, क्या सर अनुभव आयाम इसमें नहीं देता योगदान? उसका अगली लाइन पढ़ो। माइक खोल लो, ऊपर ऊपर उसकी अगली लाइन भी तो पढ़ो। जागृत अनुभव, वही जागृत अनुभव आयाम की रोशनी में ही विचार आयाम समाधानित होता है। तो विचार आयाम का संतुलित होना कैसे होता है? जब अनुभव जागृत होता है। तो इसमें हम जो क्रम बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो दोनों हैं ये इससे नियंत्रित है और ये जो है वो इससे नियंत्रित है, और इसको जागृत करने के लिए हमें अध्ययन करना पड़ेगा। ये बात को बोला जाए। विचार से अनुभव आता है कि अनुभव से विचार आता है? देखिए, दोनों परस्पर पूरक हैं। विचार, ये हमारी जो शक्तियां हैं जीवन की, जिसमें विचार भी एक शक्ति है और शरीर भी उसमें सहायक है, इन दोनों के माध्यम से ही अनुभव जागृत होगा अध्ययन पूर्वक। अध्ययन जो होता है उसमें विचार शक्ति लगती है ना। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि विचार शक्ति से ही अनुभव को जागृत करेंगे, और उसका एक लक्ष्य होता है, हमको अपनी उसको जागृत करना है, उसके लिए एक निश्चित अध्ययन करना पड़ता है। फिर अनुभव जागृत हो जाता है तो सहज रूप में पूरा विचार आयाम हमारा संतुलित हो जाता है। हर आयाम में फिर हम ठीक से विचार कर पाते हैं। एक हिसाब से भाई साहब इसमें एक ढांचा हो गया ही, मान चलो जिसपे तीनों चीजों से अनुभव काम करवाएगा, इसके अनुसार काम होगा।
हाँ हाँ जैसे चाहे वो विधायिका हो, जैसे अपनी कार्यपालिका बनी है, इस हिसाब से अपन समझ सकते हैं इसको। मतलब वो तो बहुत बड़े समूह के साथ है, तो एक व्यक्ति के अंदर होने वाली चीज है ना। वही तो, वो रूप हम अपने अंदर देखने लगेंगे। तो हमारा ही अनुभव हमारे विचारों को संतुलित करेगा। या तो अनुभव होगा तो संतुलित होंगे, अनुभव नहीं होगा तो संतुलित नहीं होंगे। हमारे विचारों से ही हमारा कार्य व्यवहार प्रभावित रहेगा। अगर विचार संतुलित हैं तो व्यवहार भी संतुलित होगा, कार्य भी संतुलित होगा। विचार अगर संतुलित नहीं है, समाधानित नहीं है, तो कार्य व्यवहार समाधानित या संतुलित नहीं होगा, तो समस्या को जन्म देगा। जी एक बार अनुभव को थोड़ा इलैबोरेट करेंगे। हाँ, हम शायद बिल्कुल इसका लिटरल मीनिंग ही समझ रहे हैं। आगे अगली स्लाइड पे हो जाएगा, कल सुबह से शुरू करें, उसके लिए थोड़ा फ्रेश दिमाग चाहिए। है ना? अगली वाली में पूरे डायग्राम के साथ कैसे ये पूरा का पूरा क्रियान्वित होता है उसको बताएंगे। हाँ जी, क्रियान्वित मतलब एक्शन में लाना। एक्सप्रेस करना। समाधानित का मतलब होता है कि स्पष्टता से सोच पाना। हमारे मानसिकता में कई बार ऐसा लगता है हमें चीजें स्पष्ट नहीं हो रही, धुंधला सा लगता है या उलझा हुआ लगता है, क्या करें, कैसे करें, कब करें, है ना, क्लैरिटी नहीं है। तो क्लैरिटी को बोलते हैं समाधान। तो मानव में जो सहयोग होता है वो कार्य व्यवहार के आधार पर सहयोग होता है। दोनों व्यक्तियों के कार्य व्यवहार में सहयोग होने के लिए दोनों के विचार आयाम में तालमेल होना पड़ेगा, और वो तालमेल पूरा तभी होगा जब अनुभव आयाम में दोनों संपन्न होंगे। तो पूरा सहयोग, पूरी जो फाइन ट्यूनिंग अगर हर आयाम में देखनी है तो अनुभव आयाम में पूरे होने के बाद ही हो पाएगी। लेकिन उससे पहले कार्य में कुछ फाइन ट्यूनिंग हो सकती है, कुछ व्यवहार में हो सकती है, कुछ विचार में हो सकती है, पर पूरी करने के लिए हमारे को अनुभव में संपन्न होना पड़ेगा। तो हमारा जो एक दूसरे के साथ जिम्मेदारी है, हमने बात शुरू की थी जब पहले, तो हमने बोला था कि सहयोग प्रदान करना ही, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करना ही एक दूसरे के साथ, क्या भाषा बोली थी हमने, मानव परंपरा में सभी उपलब्धि सहयोग पूर्वक ही है। सहयोग का मतलब है परस्परता में उपयोगी होना, पूरक होना, ठीक है। और मानव अज्ञानतावश असहयोग या शोषण करता है, ठीक है। ये बात हमारी हुई थी शुरू। सर, हाँ जी, जो चीजें डायग्राम दिखा रहे हैं, माना देखने में अच्छी लगती है, क्या इनकी कॉपीराइट मिल जाएगी हम लोग? हाँ, कॉपीराइट नहीं मिलेगा, कुछ कॉपी मिल जाएगी। हाँ, वो कॉपी आपको कॉपीराइट नहीं पब्लिश करवाना है। हाँ, ताकि मान लो इस चीज को और अच्छी तरीके से साथ दिमाग में मतलब कैसे लेफ्ट पे लिखने से चलेगा, राइट में लिखने से नहीं। कॉपीराइट में लिख लो, कॉपी पे चलेगा। क्या बात, हंसी भी बहुत लाजवाब भाई साहब तुम्हारी यार। थोड़ा और हंसिए सर, और हंसाइए। कल पीपीटी में ना डालेंगे, ये सब डाल दिया आगे इस पे
है ना, एकदम वर्तमान में रहने से हर चीज निगरानी रहता है, और वर्तमान में नहीं रहती कहीं और चले जाती है वर्तमान। हाँ जी, हम यहाँ थे। तो परस्पर सहयोग, पूरकता, उपयोगिता जो है हमारी, वो कार्य व्यवहार में होनी है, और इसके लिए हमारा सहयोग करने का, पूरक होने का विचार होगा, तभी हम इसको कर पाएंगे। और इसकी आवश्यकता तब पैदा होगी ऐसे विचार की, जब हमारे को ये समझ में आएगा या इसका हमारे को ज्ञान होगा कि पूरकता पूर्वक जीना ही सुख है, व्यवस्था में जीना ही सुख है, एक सहयोग पूर्वक जीना ही सुख है। जब तक ये बात स्पष्ट नहीं होती है, तब तक ऐसा विचार उत्पन्न नहीं होता है। जब तक ऐसा विचार उत्पन्न नहीं होता, हम सहयोग करने को तैयार नहीं होते, और सहयोग करने को तैयार नहीं होते तो सहयोग करते नहीं है। सहयोग करते नहीं है तो एक दूसरे के साथ सहयोग की अपेक्षा बनी रहती है, और वो पूरी नहीं होती तो शिकायत बनी रहती है। तो संबंधों में शिकायत का कारण ये, संबंधों में शिकायत का कारण क्या है कि हमारे विचार में एक दूसरे के पूरक होने का विचार नहीं आता। तो एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, जब अवसर बनता है, जिसका अवसर बनता है उसका इस्तेमाल कर लेता है। एक को तो निराशा लगती है ना, फिर लगती है, इसलिए तो शिकायत है, इसलिए तो गुस्सा, नाराजगी, लड़ाई झगड़ा जो संबंधों में, वो इसी कारण से तो है। अपने पक्ष की जिम्मेदारी के ऊपर ध्यान नहीं है, हम चाहते हैं दूसरा अपनी जिम्मेदारी हमारे प्रति पूरी करे, है ना, और इसी के लिए हम संबंध में जाते हैं। तुमने कहा था ये करोगे, तुमने ये तो किया नहीं। हम ये कभी नहीं देखते मेरे को इसके लिए क्या करना है। हमारी अपेक्षा ऐसी, हम कुछ करते हैं दूसरे के लिए, हम करते इतना है, इसके बदले में चाहते हैं वो ज्यादा करें, कम देके ज्यादा पाने की अपेक्षा बनी रहती है संबंधों में, इसलिए कभी भी संबंधों में तृप्त नहीं होती। सारी प्रॉब्लम हमारी है शोषण मानसिकता से। जैसे ही शोषण मानसिकता से हम उदारता की मानसिकता, देखिए कोई भी आदान प्रदान अगर है उसको देखें, उसमें दो प्रकार का हो सकता है, तीन प्रकार से आ सकता है। एक आदान प्रदान होता है कि मैंने कुछ दिया और फिर आपसे कुछ लिया। तो मैंने जो दिया वो थोड़ा दिया और आपसे ज्यादा ले लिया, इसमें मेरे को फायदा हो गया, है ना, इसको हम नाम दे रहे हैं शोषण। दूसरा आदान प्रदान है, मैंने जितना दिया उतना आपसे लिया, है ना, इसको हम बोलते हैं न्याय, संतुलन, ठीक है ना, जितना दिया उतना लिया। तीसरा है, मैंने जितना दिया स्वेच्छा से, जानबूझ के उससे कम लिया, उदारता, इसको कहते हैं उदारता। मानव उदारता पूर्वक जीने के लिए बना है। अस्तित्व में मानव का जो स्वरूप है वो उदारता पूर्वक जीने का स्वरूप, मिनिमम जो स्वरूप है, उससे तो अधिक दया, कृपा, करुणा पूर्वक जी सकता है, पर मिनिमम उसे उदारता पूर्वक जीना है एक दूसरे के साथ। उदारता मतलब सहयोग, मतलब कम लेके अधिक देना। ये एक और एस्पेक्ट है पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग। हाँ, और अभी हमने क्या बना रखा है ढांचा कि हम शोषण करके जिए, ले जाओ, दो कुछ ना, कम दें, मतलब कुछ ना दे तो नहीं, पर कुछ कम दें और ज्यादा लें। यही बच्चों को सिखा रहे हैं, सबको यही सब बता रहे हैं। लिखते हैं शुभ लाभ, है ना। तो शोषण की प्रतिष्ठा है आज के संसार में। फिर लगता है अगर हम कुछ लेंगे नहीं तो हमारा घर बार कैसे चलेगा। शुभ लाभ लिखने के पीछे मानसिकता ये भी तो हो सकती है कि शुभ हो, मतलब सोच अच्छी है, लाभ हो, सही तरीके से हो। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर ये हम तो बोल रहे शोषण को अगर लाभ मानते हैं, नहीं, हम शोषण को लाभ नहीं मानते हैं, तो लाभ को क्या मानते हैं? लाभ को सही तरीके से लाभ हो, अच्छे अच्छे, कहने का मतलब ये है कि
सही तरीके से लाभ जो आए, हाँ। वो तो लाभ है, ठीक है, वो शुभ बिल्कुल। लाभ है। तो अगर हम देखें आदान प्रदान में, जैसे किसी ने कोई चीज बनाई है ना, यहाँ पे किसी ने उत्पादन किया, उसकी कीमत मान लीजिए 100 रुपये, उसमें उन्होंने श्रम किया, श्रम करके उन्होंने उसके 200 रुपये ले लिए, ठीक है। इस लाभ की बात नहीं कर रहे, इसको लाभ नहीं कर रहे, जिसको हम शोषण का लाभ कह रहे हैं। हम किस चीज को लाभ कह रहे हैं? हम बोल रहे हैं 10 रुपए की चीज ली और उसको 100 रुपए में बेच दिया। आज की ट्रेडिंग यही है ना सारी, छोटा छोटा खरीदो, छोटे में, और कई बार तो आप वस्तु को देखते भी नहीं, फोन पे ही होता है, ये इतना माल मेरा हो गया, फिर उसको उतना माल मैंने उधर निकाल दिया। ना कभी उसके दर्शन किए, ना कभी देखा, ना कोई वैल्यू एडिशन की, बस मौके का फायदा उठा के उसको कर दिया। ये जो लाभ मानसिकता है, ये जो बाजार ने कर दिया, पूरे संसार को इसमें उलझा के रख दिया है और हर व्यक्ति इसको इसमें फंस गया है, ये शोषण का कारण है, ये लाभ मानसिकता। मेहनत का पैसा लेने में कोई समस्या नहीं, जिसको आप शुभ लाभ कह रहे हैं वो ठीक है, मैं मानता हूँ उस बात। जी भैया। तो लाभ मानसिकता से लाभ मानसिकता से फिर परिणाम क्या आते हैं? जिसका शोषण होता है वो तो शुष्क होता ही रहता है, शोषण होने से वो शुष्क हो जाता है। जैसे आप मिट्टी के या पेड़ के वो चूसते जाइए तत्व, तो पेड़ सूख जाएगा धीरे धीरे धीरे। आप पेड़ को जो देना नहीं दे रहे, उसको खाद पानी नहीं देते हो तो सूख जाएगा। लेकिन जब पेड़ सूखेगा, उसके बाद आपको पेड़ से जो मिलना वो भी नहीं मिलेगा, तो फिर एक बार समय के बाद आप भी शुष्क हो जाओगे, तो शोषण करने वाला भी शुष्क हो जाता है। तो परिणाम दोनों का विनाश ही होता है उसमें। लॉन्ग टर्म पर जो अगर बोलेंगे, दीर्घकालीन परिणाम जो है शोषण का, वो विनाश। अब देखिए, मिट्टी से हम उपज लेते हैं, उसमें डाल के केमिकल कुछ निकालते हैं, निकालते एक टाइम आता है मिट्टी की जान निकल जाती है। अब मिट्टी की जान निकल गई तो आपने जो निकाला, मिट्टी तो सूख गई आपकी, बंजर हो गई। मिट्टी बंजर होता है तो किसान भी फिर खत्म होने लगता है, तो शोषणकर्ता भी उसमें मर जाता है इवेंचुअली। अब ये विधि हमने अपना रखी है सब जगह, हर आयाम में। और अच्छा, इसमें समस्या क्या आती है? इसमें हम लोग सबके सब कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हैं, और ये हम सोच समझ के नहीं पहुंचे इसमें, ये परंपरा के रूप में स्थापित है। तो ये हमारी स्वीकृति में गहरा बैठा हुआ है, इसलिए हमें तकलीफ भी बहुत होती है इसको मूल्यांकित करने में, परेशानी भी बहुत करती है। पर बात इतनी सी। हाँ भैया, कुछ कह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था, अभी इसके पहले जो आपने उदाहरण दिया, हाँ, तो किसी चीज को शुभ करने या लाभ से, आपके वाले डेफिनेशन के लाभ से अलग करने के लिए अगर उसमें श्रम मिला दिया जाए तो फिर अनक्वांटिफाइबल हो जाता है। फिर वो मतलब मैं सिर्फ मिट्टी न बेचूं, मिट्टी की मूर्ति बना के बेचूं, फिर उसका कोई शुभ का अर्थ इतना ही है भैया कि मैं मानव लक्ष्य के अर्थ में उसको करना शुरू कर, यानी मानव परंपरा के संरक्षण के लिए, वो वाला हमने पहचाना था। मैं समझ गया आपकी बात, है ना? आप उसमें श्रम जोड़ने की बात कर रहे हो, है ना, वैल्यू एडिशन करने की बात। तो वैल्यू एडिशन के अंदर भी आप किस मतलब क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो सब आपको मानव लक्ष्य से ही निर्धारित होगा, है ना? उसकी डायरेक्शन उससे निर्धारित करेंगे और उसकी वैल्यू लीजिए। अगर हम सब फेयर वैल्यू लेते हैं, अगर हम सब न्यायिक मूल्य लेते हैं, तो शोषण नहीं होगा। समस्या ये हो गई, कुछ लोग बहुत अधिक मुनाफा ले रहे हैं। अब सोच के देखिए ना, मैं तो एक समय पे जब नौकरी करता था नोएडा में, हमारी सॉफ्टवेयर की कंपनी थी, तो उधर सॉफ्टवेयर की कंपनी, आप बिल्डिंग जानते हैं ना, वो शीशे बंद लगे होते हैं बाहर सारे, अंदर से बाहर देख सकते, बाहर से अंदर नहीं दिखते। तो हमारे बगल की बिल्डिंग बन रही थी, तो मैं देखता था कि वो साथ वाली बिल्डिंग में कभी कभी हम ना लेट नाइट भी काम करते थे सुबह, पर अधिकतर तो अपना मौज मस्ती में चलता था। हमारा ऐसा था कि कभी भी आओ कभी भी जाओ, तो प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए, बाकी टाइमिंग कुछ नहीं थी। तो मैं घूमता फिरता ऑफिस 11-12 बजे, कभी 1 बजे जाता था, और जाके पहले चाय खाना कुछ किया, उसके बाद थोड़ी देर काम किया, फिर चाय पी, कुछ ऐसे करके दिनचर्या चलती। मैं सामने बिल्डिंग में मजदूर को काम करते देखता। एक बार का मैं बता रहा हूँ मेरे अंदर क्या घटित। मैं देख रहा हूँ कि वो सुबह से आया हुआ
है ना, 8:30 बजे से उनकी दिहाड़ी शुरू होती है, वो 5:30, 6, 7 बजे तक पूरी मेहनत लगा के जाते और उस समय उन्हें दिहाड़ी के 200 रुपये मिलते। मैं उस कंप्यूटर पे पर काम करता था, मेरे को दिन के 2500, 3000 रुपये उस वक्त मिलते, मेरे से कहीं अधिक काम कर रहा है। ये कैसे किसी भी आधार पे इसका क्या अर्थ बनता है, ये सोचने की बात। मतलब इसके चलते हुए क्या हुआ, भोजन के उत्पादक भूखे मरते हैं, बिल्डिंग को बनाने वाले कार्यकर्ता भूखे, वो बेसहारा रहते हैं, बेघर रहते हैं। ये सब हो रहा है इस धरती पे। यहां पहुंचे हम लोग। अब ये जो न्यायिक लाभ वाली बात जो अभी आई इसमें, न्यायिक विनिमय कहते हैं हम, लाभ नहीं कहते। विनिमय कहते हैं। हाँ। इसका भी कोई पैमाना है? हाँ, क्या इसका पैमाना है, जितना जो दिया है उसके आधार पे ही लेना है। कितना लेना है वो आपके श्रम के आधार पे, जितना आपने उसमें श्रम दिया है। जो देखिए, आपका कुछ रॉ मटेरियल हो, ठीक है, रॉ मटेरियल में आपने कुछ वैल्यू एडिशन के लिए श्रम किया है, तो जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है और जो आपकी श्रम की कॉस्ट है, उन दोनों को जोड़ के जो लेना लीजिए। हर व्यक्ति यही करेगा। इसके आधार पे जो मूल्यांकन होगा, श्रम मूल्य के आधार पे मूल्यांकन, कौन किस, जो अधिक श्रम कर रहा है उसको अधिक मिलेगा, जो कम श्रम कर रहा है उसको कम मिलेगा। श्रम करने की कैपेसिटी हर मानव में, शरीर में है ना। अधिकतर मानव की, कोई रोगी हो कोई हो अलग बात है, सबके पास है। तो आपकी करेंसी यानी खर्च करने की चीज क्या होगी, आपके शरीर की मेहनत। इसलिए श्रम के आधार पर मूल्यांकन होगा। अभी श्रम के आधार पर मूल्यांकन नहीं। अभी जो वैल्यू सिस्टम है, किसी चीज की वैल्यू x है, किसी की 10x है, किसी की मिलियन x है। कैसे है, क्यों है, इसका कोई आधार नहीं। श्रम के आधार पे मूल्यांकन, एक शब्द आपने ये जो कहा, और मतलब बुद्धि लगा करके अगर कोई, तो बुद्धि जो है वो हमारा ऐसा स्रोत है, इसको जितना खर्च करो उतना बढ़ता है। बुद्धि को जितना कम प्रयोग करो उतनी मंद होती है। ये बात तो ठीक है, ठीक है ना। तो इससे जो लाभ अर्जित हो रहा है उसको क्या कहेंगे आप? अन्याय। 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 बुद्धि को लाभ के लिए नहीं है, क्योंकि वो ऐसी संपदा है जो कमी नहीं हो रही, वो तो लगाने से बढ़ती जा रही। बुद्धि लगाने से शरीर की जो शक्ति हम लगाते हैं, शरीर का जो श्रम लगाते हैं, तो वो कम होता है ना। फिर उसको हमको रिजुविनेट करना पड़ता है, कुछ खाना पड़ता है, कुछ सुविधा देनी पड़ती है, फिर उसमें ताकत आती है, फिर लगाते हैं। ये खर्चने वाली चीज है। बौद्धिक श्रम कोई श्रम नहीं होता है। बौद्धिक श्रम नहीं होता है, मतलब वो पैसा कमाने का, लाभ कमाने का, एक दूसरे से कुछ लेने का श्रम नहीं। मतलब ये है, बौद्धिक विकास तो ठीक है, हाँ, लेकिन बौद्धिक बुद्धि से जो है, जो धन कमाया जाता है, धन कमाने की जो चेष्टा है या जो इच्छा है, वो आपके हिसाब से अन्याय है। जी, वो असंतुलनकारी। इसके चक्कर में सारी कंसल्टेंसी ड्रॉप हो जाती है। इसके चलते हुए शिविर की कॉस्ट नहीं। पूरा बौद्धिक श्रम है। बौद्धिक श्रम बिल्कुल सही है। इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कंसल्टेंसी, ये सब बिना पैसे के होते। हर किसी का श्रम बराबर है। श्रम तो जितना करेगा उतना, मैन आवर्स जितने लगाएगा। मजदूर का श्रम हो या इंजीनियर, जी 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 जी, 8 घंटे का मूल्य बराबर है। हाँ, आपके 8 घंटे, मेरे 8 घंटे, मजदूर के 8 घंटे, सबके बराबर है। ज्ञान बेचा जाना अन्याय के बराबर। ज्ञान व्यापार और धर्म व्यापार धरती के सबसे बड़े अपराध, 2 अपराध, ज्ञान व्यापार और धर्म व्यापार। अब बच रहा फिर कोई इंकरेजमेंट नहीं होगा ज्ञान प्राप्त करने का। कोई डॉक्टर नहीं बनना चाहेगा, क्यों बनेगा डॉक्टर? क्योंकि 12 साल पढ़ेगा। हाँ, ठीक बात है।
अभी हम ऐसा मानते हैं क्योंकि लाभ ही एनकरेज करता है, ऐसा मानते हैं। आज ही के संसार में आप बहुत सारा देखिए, मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूं आपको। एक एग्जाम्पल है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर 90s के अंदर एप्पल ने भी कंप्यूटर लॉन्च किया, अपने सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने भी विंडोज लॉन्च की। साथ में एक और मूवमेंट स्टार्ट हुई जिसका नाम था लाइनेक्स, है ना। लाइनेक्स जो था वो ओपन सोर्स था। ओपन सोर्स था मतलब उसके अंदर जो कुछ भी लिख रहे हैं, वो जो प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं वो सब पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। माइक्रोसॉफ्ट जो प्रोग्राम लिख रहा है उसको कोड कोई नहीं देख सकता, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने। एप्पल का जो करना है उसको इस्तेमाल कर सकते हो, पैसे देने। इसको आप इस्तेमाल करो तो भी पैसे नहीं देने। इसको जो इसमें जो काम करते हैं लोग, वो अपने शौकिया काम करते हैं, ठीक है। उनको कोई कंपनी ने हायर नहीं किया, वो अपने फ्री टाइम में इस पे काम करते हैं, है ना। और अब इस चीज को चलते हुए कोई 30 साल हो चुके हैं। 90s के एंड तक आते आते तक माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे सर्वर के सॉफ्टवेयर निकाले, है ना, उनके ईमेल सर्वर्स और फाइल सर्वर और इस तरीके के। और लाइनेक्स का भी डेवलपमेंट साथ में चल रहा है, और वो सब वो लोग वही अपने फ्री टाइम में करने वाले, कोई बेचने वाले नहीं, कोई भी उसको डाउनलोड करो, कोई भी यूज करो। माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में सारे सर्वर्स लाइनेक्स पे चलते थे। आज भी सबसे स्टेबल सर्वर जो है लाइनेक्स के सर्वर, उसकी क्वालिटी अनमैच्ड है, काम भी श्रेष्ठ हुआ, उनको प्रतिष्ठा भी मिली। जो पूरी ओपन सोर्स डेवलपमेंट कम्युनिटी है उसके अंदर खूब रिकॉग्निशन है लोगों। एक उदाहरण ये हो गया। एक उदाहरण है हमारे उधर का अरविंद आई हॉस्पिटल, नाम सुने किसी? वो जो डॉक्टर थे उन्होंने हॉस्पिटल खोला आंखों का, है ना, परिवार के स्रोतों से मिल जोड़ के उसको, उसकी डॉक्यूमेंट्री भी हम किस दिन रात को देख सकते हैं। उन्होंने जो हॉस्पिटल खोला उसके अंदर उन्होंने बोला कि हम ना हॉस्पिटल में जो इलाज में खर्चा होगा उसको लिख देते, आप ये वाला ऑपरेशन कराओगे इसका इतना खर्चा है, इसका इतना खर्चा है, इसका इतना खर्चा है, इसका इतना, है ना। अब इसमें आपकी जो इच्छा वो आप पे करो, आप पूरा पैसा देना चाहो पूरा दे सकते हो, आधा देना चाहो आधा दे सकते हो, ना देना चाहो नहीं दे सकते। ऐसा उन्होंने अपने उसमें लगाया। लेकिन आप पैसा चाहे पूरा दो, चाहे डबल दो, चाहे आधा दो या ना दो, इलाज एक ही होगा। इलाज में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। उन्होंने अस्पताल शुरू किया इस फिलॉसफी पे। उन्होंने शुरू किया था क्योंकि ये जो मोतियाबिंद से लोग जो अंधे हो रहे थे धीरे धीरे, वो बहुत ज्यादा प्रचलित है और बहुत सामान्य ऑपरेशन से ठीक हो जाता है। तो उसके लिए उन्होंने काम किया। तो उन्होंने देखा जिन लोगों के लिए हमने शुरू किया उनके लिए तो ये भी झंझट है कि एक ऑपरेशन कराने के लिए एक दिन तो अस्पताल में आना पड़ता है, 1-2 दिन रुकना पड़ता है, 2-3 दिन के लिए। वो जो भीख मांगते हैं या काम करते हैं उनकी उस दिन की दिहाड़ी चले जाती है, तो फ्री होने के बावजूद वो अफोर्ड नहीं कर सकते आना। तो फिर उन्होंने स्कीम लॉन्च की कि जो ऑपरेशन कराने आएगा उसको हम 3 दिन का 4 दिन का खर्चा भी देंगे, खाना पीना भी देंगे, रहने की जगह भी देंगे और जेब खर्चा भी देंगे। हाँ जी, तब आपका ऑपरेशन। वो हॉस्पिटल इतनी तेजी से ग्रोथ किया है, उसकी कहानी सुनने लायक अमेजिंग है, पूरी दुनिया में छाई हुई है उसकी कहानी। उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऐसा हुआ कि जो ऑपरेशन इंग्लैंड के अंदर आंखों के कुछ ऑपरेशन थे, कुछ लेंसेज थे जो कि 10,000 पाउंड्स के 8,000 पाउंड्स के होते थे, वो उन्होंने 200 रुपए में बनाया पहली दफा। फिर बोले ये भी बहुत महंगा हमारे कस्टमर्स के लिए, उसको 20 रुपए पे लाए भी। वो कहानी सुनने लायक, मैं अभी 2 साल पहले उसकी कहानी सुनी है भैया। मतलब आपका देखोगे कैसे उन्होंने उदारता पूर्वक जीने के प्रयास में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, उसमें समाज ने कैसे सपोर्ट किया है, क्या क्या विकास हुआ है, हमारा सारे भ्रम टूट जाते हैं उस मॉडल पर। ये चेन्नई
कहाँ पे? हाँ, जो पहला वाला जो है। हाँ, ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है। हाँ, ये सब है अभी उपलब्ध है। सोचने वाली बात है ना, ऐसा नहीं लगता कि भाई पैसा लेने से चीजें बढ़ती आगे, ऐसा सोचते हैं। हाँ, ये एक सोच है ना? बिल्कुल। मैं कह रहा था कि जो चीज आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं जी, ठीक है, हम लोग सुन रहे हैं, स्क्रीन से समझ रहे हैं, समझने की और कोशिश भी कर रहे हैं क्या, पर ये ऐसी जो कहानियां हैं जो आपके पास संग्रहित हैं, हाँ, जो हम लोग को दिखानी चाहिए, जिससे हमारे सोच, हमारे विचारों में वो चीज़ थोड़ी और उतर जाए। हाँ, हाँ। वो हमें रात के समय मतलब डिस्प्ले पे जरूर जरूर कर सकते हैं, वो जीतू भाई हैं हमारे, करेंगे। शुरू प्रोजेक्टर लगाइए, आने के बाद हो जाएगा कुछ। ठीक है। क्या बजे? कौन सी? 8 बजे। आने के बाद 8:30 बजे। 8:30 समय हो गया, बढ़िया हो गया। यहाँ पे कोई कुछ दिखाया जाएगा स्क्रीन पे, ऑडियो वीडियो मीडिया से, जिन लोगों की इच्छा देखने की वो लोग आ जाए 8:30। ठीक है, इस अच्छी बात पे आज की गोष्ठी को पूरा करें। धन्यवाद जी सबका।